नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम बात करेंगे इस सेशन में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। आप जानते हैं कि नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट सरकार के द्वारा पेश किया गया है। उसमें बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जिनको लेकर हमें गर्व करना चाहिए, बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जहां पर सोचने की ज़रूरत भी है। तो ये सेशन आपके लिए बहुत खास है क्योंकि ये बताएगा कि आप अपने करियर को अब कैसे दिशा दे सकते हैं। बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें आपको करंट अफेयर्स में भी बहुत अच्छा हेल्प करने वाली हैं। तो सेशन को एंड तक देखिएगा और ज़रूर से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। हर एक की पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं। आप अगर इस सेशन को देख लेते हैं तो आपके फिंगर टिप्स पे होंगे कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर अमल में लाई गई है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको चेंज किया गया है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो ड्राफ्ट पेश किया गया 29 जुलाई को किया गया है, तो अभी हाल ही की बात है। इसको अगर आप एक प्रश्न बन सकता है कि कौन इसके पैनल का हेड था, ड्राफ्ट जिन्होंने बनाया वो पैनल जो था उसके हेड कौन थे। तो यहाँ पे नाम आपको दिख रहा है, फॉर्मर इसरो चीफ के कस्तूरीरंगन। इसरो के चीफ रह चुके हैं के कस्तूरीरंगन। उन्होंने दिसंबर 2018 में एक ड्राफ्ट पेश किया था और ये पब्लिक किया गया था। फीडबैक इस पर मांगे गए थे लोकसभा चुनावों के बाद मई 2019 में। तो ये प्रश्न बनने वाला है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि पैनल के हेड कौन थे। ये इसरो के भूतपूर्व चीफ रह चुके हैं के कस्तूरीरंगन। एक बात यहाँ पे देखो खास है कि ये बदलाव जो है 34 ईयर्स के बाद में आए हैं, क्योंकि देखिए इससे पहले जो शिक्षा नीति चल रही थी वो 1986 की थी और इससे पहले एक शिक्षा नीति 1968 की थी। हालांकि एक 1992 के अंदर भी कोशिश की गई थी, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंजेस किए नहीं गए थे, इसलिए हम खास करके इन्हीं की बात करते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी नई नई बातें सरकार ने की है ड्राफ्ट में। तो चलिए देखते हैं बिंदुवार कि कौन कौन सी बातें सरकार ने यहाँ पे की है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण बिंदु है, देखिए 10+2 एक फॉर्मूला हुआ करता था। 10+2 का मतलब है कि भाई 6 साल से आप एजुकेशन स्टार्ट करता है बच्चा, 6 से लेकर 16 साल तक की आयु में, मतलब 10 साल ये 6 से 16 तक के काउंट होते थे। उसके बाद में +2 की बात, इसका मतलब ये है कि 16 से 18 वर्ष की आयु जो है उसको +2 में काउंट किया जाता था। लेकिन अब देखिए जो 2020 या एक्चुअल में तो 2019 लिखा जाएगा। अगर आप इसको गूगल करते हैं, सर्च करते हैं तो PDF अवेलेबल है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019। वहाँ पे सब चीज़ें आपको दे रखी हैं, लेकिन चूंकि बहुत विस्तार से दिया हुआ है तो वो पढ़ने का शायद मन ना करे, तो इसलिए बिंदुवार विश्लेषण आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 5 3 3 4 5 + 3 + 3 + 4 ये फॉर्मूला दिया है। ये कैसे है थोड़ा सा समझ सकते हैं। मैं वैसे ये PDF आपको अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से ले लीजिएगा। सब कुछ विस्तार से लिखा गया है। यहाँ सबसे पहले देखिए, यहाँ सबसे पहले 3 इयर्स की जो बात की है, शुरुआती 3 इयर्स की बात की है, वो बात की है इन्होंने आंगनवाड़ी या प्री स्कूल या बाल वाटिका जिसको बोलते हैं। तो 3 साल की आयु से ही बच्चा शिक्षा प्राप्त करे, ये एक प्रावधान इसमें है। इस ड्राफ्ट में ये बात शामिल की गई। पहले 6 वर्ष से स्टार्ट होता था, अब 3 साल से ही स्टार्ट कर दे और 3 से लेकर 6 साल की एज तक ये पढ़े आंगनवाड़ी में, प्री स्कूल या बाल वाटिका जो कुछ भी आप कहें। इसके बाद 2 साल ये क्लास फर्स्ट और सेकेंड के लिए, ठीक है। तो ये 5 साल हो गए। +3 की अगर बात करें तो +3 में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई हो और यहाँ पे एज उसकी हो जाती है 11 वर्ष। उसके बाद में जो +3 एक और है, उसमें कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई करे, आयु हो जाती है 11 से 14 वर्ष, ठीक है। इसके बाद में +4 जो है, इसका मतलब है 9th से लेकर 12th तक की पढ़ाई। तो यहाँ पे एज 14 to 18। तो ये यहाँ पे एक नया संशोधन देखने को मिला है। ड्राफ्ट में बताया है कि 1986 की जो शिक्षा नीति है उसमें क्या चल रहा था। हाल फिलहाल करंट की अगर बात करें तो 10+2, अभी बात कर रहे हैं 5 + 3 + 3 + 4। पूरा आपको वर्णन दे रखा है, PDF में आप जरूर से देख लीजिएगा। एक बहुत ही खास बात यहाँ पे देखने में आई है। देखिए कितना अच्छा होता कि आप आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ते, ह्यूमैनिटीज़ पढ़ते, साथ ही आप कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट, पसंदीदा सब्जेक्ट पढ़ते, साथ ही आप साइंस भी ले सकते थे। जी हाँ, इस शिक्षा नीति में ये बात शामिल की गई है कि आप मल्टीपल स्ट्रीम में एडमिशन ले सकते हैं, मतलब आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं एक साथ। अब ज़रूरी नहीं है कि साइंस का विद्यार्थी साइंस ही पढ़ेगा, कॉमर्स का विद्यार्थी कॉमर्स ही पढ़ेगा, या फिर ह्यूमैनिटीज़ का विद्यार्थी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट ही पढ़ेगा। यहाँ आप जो चाहें वो सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। ये एक खास बात इस ड्राफ्ट की देखने में आई है। बात करें आगे और कौन कौन से बदलाव हैं, तो एक रोट लर्निंग, आपको पता है कि हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का सहारा लेते हैं। जो बच्चे RPSC की तैयारी करते हैं, मैं खास करके राजस्थान की बात कर रहा हूँ, अलग अलग स्टेट में शिक्षक भर्ती अगर बात करूँ तो उनको पता है, जो टीचर बनने के लिए पढ़ाई करते हैं उनको पता है कि हम लोग ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पर
फोकस्ड रहते हैं। बहुत ही घिसा पिटा सा मेथड मैं कहूँगा। डायरेक्ट मेथड होता है कि टारगेट लैंग्वेज को ही फोकस किया जाता है, इंग्लिश में ही बातचीत की जाती है, टीचर अंग्रेजी पढ़ाता है, अंग्रेजी में ही बोलता है, बच्चों को अंग्रेजी में सुनना होता है, उनको जवाब भी अंग्रेजी में देना पड़ता है। चूँकि हमें सीखनी इंग्लिश है तो क्यों हम हिंदी को यूज़ करें। तो ये एक रोट लर्निंग मैं कहूँगा, यहाँ पर वो बात नहीं है, यहाँ थोड़ी सी बात अलग है, लेकिन थोड़ा समझाने की कोशिश की आपको कि रोट लर्निंग एक्चुअली ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ही देखने को मिलती है। वहाँ पर चीज़ों को रटवाया जाता है। हम लोग उस शिक्षा एक सिस्टम का हिस्सा रहे हैं जो रोट लर्निंग पर आधारित है। रटते हैं, हम लगातार रटते जाते हैं। जितना बड़ा रट्टू तोता होता है उतने बड़े पायदान पर नजर आता है। आज तक की बात ये थी, लेकिन सरकार अब चाहती है कि अब ऐसा ना हो, क्रिटिकल थिंकिंग का लेवल बढ़े, सोच समझने वाली शक्ति बढ़े, कुछ ऐसे सवाल यहाँ पे डाले जाएं जो कि आप रट कर पास नहीं कर सकते। वहाँ पे आपकी थिंकिंग, आपका लॉजिक काम करेगा, वहाँ आपको सोचना पड़ेगा कि इसका जवाब क्या होगा। तो अब थोड़ा ध्यान रखिएगा, अवेयर हो जाइएगा। जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, इस चैनल पर मैं जानता हूँ कि बच्चे स्कूल के जो स्टूडेंट हैं वहाँ से लेकर कॉलेज जिन्होंने पास कर ली है वो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी। काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जो एजिड लोग हैं, उनको भी पता है। खैर उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो पढ़ रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि रोट लर्निंग अब नहीं रहेगी, तो रटना छोड़ दीजिए, समझना शुरू कर दीजिए। एक खास बात यहाँ पे ये देखने में आई है। इसके बाद देखिए, बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग फीचर है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट। देखिए, जैसे आपने मान लीजिए एडमिशन ले लिया बीएससी के अंदर, मान लीजिए बीएससी में एडमिशन ले लिया और फिर आपका मन नहीं है, आप कहें कि साहब मैं बीएससी नहीं करूंगा, मैं दूसरे किसी कोर्स में हिस्सा लूंगा, और आपने एक साल खराब कर दिया। अब तक की बात करें तो साहब वो उसको कहा जाता था कि आपने साल को वेस्ट कर दिया, एक वर्ष आपका वेस्ट हो गया, फिर से स्टार्ट करना पड़ता था। लेकिन अब नई शिक्षा नीति के तहत आप देखिए कितना क्रांतिकारी बदलाव है। आप चाहें तो बीएससी का जो एक साल आपने वहाँ पे लगाया है वो आपने वेस्ट नहीं किया है, वो इन्वेस्ट किया है। जी हाँ, अब क्रेडिट सिस्टम, यहाँ पे जो क्रेडिट है, आपके जो पॉइंट्स हैं वो आप कैरी करके ले जाएंगे नेक्स्ट ईयर में। ये काउंट होने वाला है, जो भी एक एक साल आपने लगाया है वो काउंट होगा यहाँ पर। तो ये क्रेडिट जो है वो आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं, नेक्स्ट कभी भी किसी भी कोर्स में हिस्सा लेते हैं तो मल्टीपल कोर्सेज में आप एंट्री कर सकते हैं और वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। ये व्यवस्था की गई है, बहुत बड़ी बात है ये। इससे क्या होगा, देखो इसके अंदर एक चीज़ मैं थोड़ा सा अगला पॉइंट बताऊंगा तो वहाँ समझा दूंगा इस चीज़ को। ये व्यवस्था की गई कैसे है, देखिए यूजी प्रोग्राम में अगर आप 12th के बाद की बात करें, हायर एजुकेशन की बात करें, जब आप कॉलेज लाइफ में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे अभी तक देखा गया था कि 12th के बाद में 3 साल में लगाने पड़ते हैं बीए, बीएससी या बीकॉम के लिए। अभी 3 या 4 इयर्स की बात की गई है। पहले साल की व्यवस्था की गई, आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, दूसरे वर्ष पास करने पर आपको डिप्लोमा मिलेगा और तीसरा वर्ष पास करने पर आपको डिग्री मिलेगी। और ये जो 4 साल की व्यवस्था है वो 1 साल रिसर्च के लिए है। कोई व्यक्ति नौकरी पर जाना चाहता है, मीन्स अगर कोई सर्विस ज्वाइन करना चाहता है तो वो 3 तक ही करे, +3 ही काउंट करे। लेकिन अगर वो 4था साल देना चाहता है तो रिसर्च के लिए होगा। अगर किसी व्यक्ति ने 4 साल लगा दिए हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, तो पीजी के लिए, मीन्स आप जो पोस्ट ग्रेजुएशन जिसको बोलते हैं, आप एमए, एमकॉम या एमएससी की बात करते हैं, वहां पे मैं कहूं कि केवल 1 साल देना पड़ेगा। जिन्होंने 4 साल पहले लगा दिए वो केवल 1 साल दे, रिसर्च करके आ गया, या फिर 3 साल जिसने लगाए हैं वो 2 साल लगा सकता है, 1 साल यहां पे भी रिसर्च का काउंट होगा। इस प्रकार की व्यवस्था है। तो पहले साल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, दूसरे साल डिप्लोमा, तीसरे साल डिग्री और 4th ईयर जो होता है वो रिसर्च का होगा। ये एक खास बात यहां पे थी। एमफिल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। पहले की बात अगर देखें तो पीएचडी करने के लिए एमफिल का होना जरूरी था, अब ऐसा नहीं है, सीधा पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एमफिल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो 6% ऑफ जीडीपी, देखो एक कोठारी कमीशन था 1964 से 1966, 2 सालों के लिए। उस कमीशन ने भी यहाँ सिफारिशें की थी, रेकमेंड किया था कि भाई 6% जीडीपी का 6% जो है वो शिक्षा पर खर्च किया जाए। 1968 की जो शिक्षा नीति थी उसके अंदर शामिल भी इसको किया गया, लेकिन वास्तव में देखें तो उसको अमल नहीं किया गया, उसको मतलब अंजाम नहीं दिया गया उन चीज़ों को। 6% खर्च कभी नहीं हुआ। वैसे अगर देखें हाल फिलहाल तो हालत बहुत ख़राब है। 3%, लगभग 2.7% ही खर्च करते हैं जीडीपी का। अगर हम बात करें जीडीपी को हटाकर वैसे हम खर्चों की बात करें तो स्टेट और केंद्र सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये अपने खर्चों में 10% जो खर्चा, कुल खर्चा जो होता है इनका, उनमें से 10% खर्चा करती है एजुकेशन पर। जीडीपी की अगर बात करें तो जीडीपी का परसेंटेज निकालोगे तो हाल फिलहाल 2.7% है, लेकिन इस ड्राफ्ट में ये रेकमेंड किया गया है कि 6% जीडीपी का एजुकेशन में खर्च हो। बहुत सीधी सी बात है, एजुकेशन को आगे बढ़ाने की मानस से ही ये स्टेप उठाया गया है।
बात करें सेमेस्टर सिस्टम की, तो देखिए 10th बोर्ड की अगर बात करें, हटा दिया गया है, बोर्ड की अहमियत को कम कर दिया गया है। स्कूल में अब एग्जाम जो है 10th 12th ये एक सेमेस्टर वाइज एग्जाम अब होंगे, ये एक प्रावधान है इसके अंदर। सेमेस्टर वाइज का मतलब 6-6 महीने से एग्जाम आयोजित किए जाएंगे, जैसे सेमेस्टर होते हैं। बीटेक का कोई स्टूडेंट है वो समझ पाएगा, तो वो व्यवस्था यहाँ पे स्कूल के अंदर बोर्ड की अहमियत को कम करके इसको अप्लाई करने पर जोर दिया गया है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इस बात से थोड़ा सा स्टेट्स नाराज हैं। देखिए फेडरल सिस्टम है भारत, और फेडरल सिस्टम है तो स्टेट्स की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। दोनों यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी जिम्मेदारी बनती है और करना भी चाहिए, स्टेट से राय मशुरा करे, कोई अच्छे वहाँ से कोई सिफारिशें हो तो उनको भी इंप्लीमेंट किया जाए। लेकिन यहाँ पे साफ साफ एक बात कही गई है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर देखने को मिलेगा। जो भी कुछ चेंजेस करेंगे वो स्टेट नहीं कर पाएंगे, स्टेट का कोई इंटरफेरेंस खत्म कर दिया गया है, केंद्र सरकार ही बदलाव करेगी। तो इस बात को लेकर स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं बहुत नाराज हैं। उनका कहना है कि भाई हमसे आपने पूछा ही नहीं और ये सब कुछ कर दिया, तो इस बात को लेकर नाराजगी भी है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट पर, तो वोकेशनल स्टडीज, व्यवसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। 6th क्लास से ही कुछ इस प्रकार की शिक्षा दे तो व्यवसाय की ओर जो उन्मुख करने वाली शिक्षा हो, तो वोकेशनल स्टडीज के ऊपर जोर दिया गया है। स्कूल लेवल पर 6th क्लास से ही कुछ ऐसा सिखाया जाए जो बच्चा अपने हाथ का हुनर जिसको बोलते हैं ना, वो सीख पाए और कभी भी जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ आए कि उसको अगर खड़ा होना है अपने पैर पर तो वो खड़ा हो सके, किसी का मोहताज ना रहे। ये एक कोशिश सरकार के द्वारा की गई है। यूनिवर्सलाइज द प्री प्राइमरी एजुकेशन एज रेंज ऑफ 3 to 6 ईयर्स बाई 2025। 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है कि 3 से 6 साल की एज का जो एक रखा गया था ना, 3 फिर 2 था तो 5 ईयर्स, बाल वाटिका वो जो आंगनवाड़ी है, इसको इन्होंने कहा है कि ये प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है यूनिवर्सलाइज करी जाए। अभी चूंकि प्रावधान है तो 2025 तक का लक्ष्य है इसके अंदर, इस ड्राफ्ट में, कि यूनिवर्सलाइज किया जाए, सार्वभौमिक किया जाए, सभी को ये निश्चित रूप से अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाए, हर तबके तक, हर क्षेत्र तक ये चीज़ पहुँचे। 3 से 6 साल के बच्चे, जो एक नई चीज़ जोड़ी गई है, वरना 6 साल से ही स्टार्ट हुआ करता था। इसके बाद देखिएगा तो नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी विल इंश्योर बेसिक स्किल्स एट द क्लास 3 लेवल बाय 2025। क्लास 3 के लेवल तक 2025 तक की एक यहाँ पे एक और टारगेट सेट किया गया है कि बेसिक यहाँ पे स्किल्स डेवलप होनी चाहिए, निश्चित रूप से डेवलप होनी चाहिए। किस में? लिटरेसी और न्यूमरेसी। लिटरेसी का मतलब अक्षरों का पढ़ना और लिखना, ठीक है। यहाँ पे न्यूमरेसी का मतलब है अंकों का ज्ञान, अंक मतलब न्यूमेरिकल्स जो होते हैं उनका ज्ञान, ये सुनिश्चित किया जाए क्लास 3 के लेवल तक 2025 तक, ये यहाँ पे बात की गई है। बात की गई है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये जो MHRD हुआ करता था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब इसको चेंज करने की बात है। इसका नाम रखा जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये मिनिस्ट्री की जगह मिनिस्ट्री पड़िएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। MHRD को खत्म करने की बात की गई है। बात की गई है मदर टंग, ये एक मैं कहूँगा कि नेगेटिव पॉइंट है। मैं अंग्रेजी का अध्यापक हूँ और शायद मैं इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ। मदर टंग जो है उसके लिए कहा गया है कि भाई मदर टंग का मतलब तो मैं कहूँ जैसे केवल हिंदी पे ही जोड़ दिया था, लेकिन अभी ये नहीं है। अभी इसमें कहा गया कि होम लैंग्वेज हो, ओरिजिनल लैंग्वेज हो, मदर टंग हो। 5वीं तक की शिक्षा, और 5वीं तक की शिक्षा दी जाए क्षेत्रीय भाषा में। अंग्रेजी यहाँ पे सीधी सी बात यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में मत दो, स्कूल्स को यहाँ पे बाध्य किया जाए कि अंग्रेजी में इंस्ट्रक्शन ना दे। लेकिन एक बात जोड़ी गई है, वेर एवर इट इज़ पॉसिबल, ये बात आप उस ड्राफ्ट में देखेंगे, जहाँ कहीं संभव हो तो ये इम्पोज नहीं किया गया है, थोपा नहीं गया है कि भाई जरूर है ये कि जरूरी है कि इंग्लिश को हटाया ही जाए और क्षेत्रीय भाषा ही दी जाए। क्योंकि एक्चुअल में ये ड्रॉबैक मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये इस ड्राफ्ट की शॉर्टकमिंग कह सकता हूँ, ये एक कमी है इसलिए क्योंकि देखो अब कहीं पर भी एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आप समझें। कई बार ऐसा देखने में आता, चूंकि हमारा एक वास्ट कंट्री है, डाइवर्सिटी यहाँ पे है, विविधताएं देखने को मिलती हैं, तो इस देश में ट्रांसफ़र होना स्वाभाविक है, कहीं से कहीं भी व्यक्ति सेटल हो सकता है। ऐसी कंडीशन में अगर मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूं कि आपने मान लीजिए गुजराती भाषा में शिक्षा प्राप्त कर ली और आप चले गए कर्नाटका, तबादला आपका हो गया, आपके पिताजी का आपके पेरेंट्स का तबादला हो गया और वो रहने लग गए कर्नाटका, आपको उनके साथ जाना है, वहाँ शिक्षा प्राप्त करनी है, तो फिर आप कैसे कन्नड़ को सीख पाएंगे? कन्नड़ वहाँ पर सिखाई जाएगी फिर। तो इसलिए इंग्लिश जो कि एक सेकेंड लैंग्वेज मानी जाती है इंडिया में, और इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है जिसको पूरी तरीके से अडॉप्ट भी कर लिया हम लोगों ने, और अंग्रेजी पढ़ाई भी जाती है, सबको स्मूथ चल रहा है। तो ये एक बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं थी मुझे लगता है। और इस बदलाव को यहाँ पे एक बात और मैंने कहा था कि मेंशन किया गया था कि थोपा नहीं गया है, जहाँ कहीं पॉसिबल हो वहाँ ये लाना। लेकिन सरकार की मंशा यहाँ पे साफ है कि वो अब चाहते हैं कि 5वीं तक की शिक्षा, और एक मेंशन है लाइन वहाँ पे कि 8वीं भी कह सकते हो और उससे आगे भी कह सकते हो,
ये बात वहाँ पे मेंशन है कि एटलीस्ट 5वीं तक की, लेकिन उसके बाद में भी प्रेफरेबली कोई ये शब्द मेंशन है, प्रेफरेबली वहाँ पे आप मदर टंग या फिर होम लैंग्वेज या फिर रीजनल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करें, इंग्लिश में ना करें। तो ये थी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2020, जिसका आपको हर एक पॉइंट बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ये की पॉइंट्स थे, ये हाइलाइट्स थी, इनसे आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि 1986 से ये कैसे अलग है। और जैसा कि मैंने कहा, गूगल करके आप पूरा ड्राफ्ट निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसको, लेकिन बहुत विस्तार से है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में भी हो सकता है, आपको समझ में ना आए, इतना टाइम भी ना हो, इसलिए ये सेशन बहुत खास रहेगा। तो ज़रूर से दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इसका बेनिफिट मिले और जान सके कि कैसे ये शिक्षा नीति बेहद अहम है, बेहद खास है आपके लिए और आपके करियर के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।